हमने बात करनी है मिर्ज़ा गालिब की और हमारे साथ एक मिर्ज़ा साहब भी हैं। डॉक्टर मिर्ज़ा हामिद बेग हमारे साथ हैं। अ ब्रिलियंट पर्सनैलिटी व्यूअर्स, अ लेजेंड इन हिज ओन राइट। अपनी फील्ड में आपने 70 किताबें लिखी हैं, आप नावल निगार हैं, अफसाना निगार हैं, एक बेहतरीन राइटर हैं और गवर्नमेंट की जानिब से आपको तमगा इम्तियाज़ से तो नवाजा गया, लेकिन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत से अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जनाब। डॉक्टर साहब, बात करनी है एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी से एक और बड़ी पर्सनैलिटी की। मिर्ज़ा गालिब के बारे में आप हमें क्या बताएंगे? मिर्ज़ा गालिब तो इतना ज़्यादा डिस्कस हुए हैं। दूसरी बात ये कि हमारे निसाबात की निचले दर्जे का निसाब हो या कि पीएचडी लेवल तक के निसाबात हों, मिर्ज़ा गालिब कभी भी उनसे बाहर नहीं रहे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट शायर ही नहीं थे बल्कि एक शख्सियत भी बहुत इम्पॉर्टेंट थी। मुख्तसर चंद बातें इस हिसाब से कि वो सल्जोक मुग़ल थे और उन्होंने अपनी शायरी पर नहीं बल्कि अपने आबा के फ़न सिपाहगरी पर नाज था उन्हें। अब ये बड़ी अजीब बात। आप ये मुझे समझा भी दें क्योंकि मैं बहुत नालायक हूँ सर। कि उनके चूंकि सिपाही पेशा बुजुर्ग थे, उनके फौज में रहे, बड़े बड़े ओहदों पे रहे, तो वो हमेशा नाज उन पे करते थे। और वो जो भी उन्होंने मिसाल के तौर पर अगर पंजाबी अपना उन्होंने अगर उर्दू शायरी की तो उर्दू शायरी से भी ज़्यादा वो अपने फ़ारसी कलाम को वो कहते थे कि ये भी देख लिया जाए। लेकिन एक अजीब बात है कि मिर्ज़ा गालिब की को बतौर शायर जो ज़्यादा डिस्कस किया गया, उन्हें इम्पोर्टेंट समझा गया, उसके बारे में अस्करी साहब का कहना यह था, मोहम्मद हसन अस्करी साहब ने यह कहा था कि अगर मिर्ज़ा गालिब के खुतूत सामने ना आते, मकातीब उनके सामने ना आते, तो शायद मिर्ज़ा गालिब की इतने ज़्यादा डिस्कस भी ना होते और इतनी बड़ी शख्सियत भी ना होती। सही। ये एक और पहलू आ गया सामने कि बतौर नसर निगार, और नसर भी ये कि फ़ारसी में भी नसर लिखी, उर्दू में भी नसर लिखी। सही। और अगर उनका इम्पोर्टेंट बनाया उनके खतूत ने उनको, तो मिर्ज़ा गालिब तो वो आदमी थे कि जिनके 2 खतूत के मजमूए आए, उदे हिंदी। अच्छा, वो उसको रोकना चाहते थे कि मेरे खतूत जो लिखे हुए हैं वो छपे ना, क्योंकि खत तो एक प्राइवेट चीज होती है। मैं हमेशा हैरान होती हूँ, अनलेस आपने लिखा ही है खत के अंदाज में कुछ हो, खत तो एक प्राइवेट चीज है। ये बिल्कुल यही बात गालिब ने भी लिखी कि ये एक प्राइवेट चीज है, इसको सामने ना लाओ। लेकिन इनके जो शागिर्द थे जिनको ये खतूत लिखते रहे, उनका हमेशा इन पे दबाव रहा ये कि हम इनको लाना चाहते हैं, आप क्यों हमें रोक रहे हैं। अच्छा, बाद में एक वक्त ऐसा आया कि मिर्ज़ा गालिब जो थे वो खुद उनको ख़त लिख कर पूछते थे कि मेरा खतूत का मजमुआ क्यों नहीं आ रहा। खताब गालिब जो थे, हाँ, तो उनके खतूत का एक मजमुआ इनकी ज़िंदगी में आ गया था और एक आफ्टर डेथ आया। तो उन खतूत को भी, यानी उस दौर का जो 1857 के इनकलाब के बाद, ख़राबी के बाद जो बिस्यार ख़राबी उस ज़माने में देखने को मिली, वो उसके ऐनी शाहिद भी थे। और उन्होंने जो कुछ भी उसमें लिखा वो बहुत सी मुस्तनद तारीख़ी किताबों से भी मुस्तनद है, क्योंकि गालिब जो है वो तंग आके अपने घर से वो निकल पड़ते थे। बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है, फ़ौज किसी को आने नहीं जाने नहीं दे रही, और गालिब निकल पड़ते थे। अब उस दौर के जो फ़ौजी थे, जो कि कंपनी के फ़ौजी थे, तो उस ज़माने की जो कंपनी बहादुर थी, ज़ाहिर ब्रिटिश गवर्नमेंट एक हिसाब से आ गई थी, यानी बादशाह नाम का बादशाह था, बहादुर शाह जफ़र नाम का बादशाह था जो कला मोहल्ला में था, कला में था। और उनको किसी ने बता दिया था कि ये जो एक बूढ़ा आदमी, ये जो गलियों गलियों सड़कों सड़कों फिरता है, तो ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है, पोइट है और ये बहुत बड़ा दानिश्वर है, तो इसको कहते कुछ नहीं थे। गालिब जो है आगे पीछे घूमता फिरता, वो सारा देखा कि फलां दरख्त के साथ 2 लाशें लटक रही हैं, किसी को हैंग कर दिया गया है, या कि कोई जो है वो बुरे हालों में है, और मिर्ज़ा गालिब उनको देखते फिर रहे हैं, उनको रोका भी नहीं किया। इस हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ कि उनके खतूत का मजमूए भी, खतूत भी पढ़ने वाले हैं जहाँ शायरी है। ठीक है,
लेकिन एक सवाल मेरा है आपसे, उसकी तरफ मैं आऊँगी, क्योंकि ये एक एस्पेक्ट है जिसके बारे में मैंने बहुत कम पढ़ा है या सुना है, या शायद क्योंकि एक मतलब होता है कि एक चीज़ को इतना ज़्यादा, क्योंकि उनकी पोइट्री इतनी रोमांटिक है और उन्होंने इतनी रोमांटिक चीज़ें लिखी है, तो जहन में एक ही सवाल आता है कि क्या गालिब ने भी कभी किसी से दिल लगाया? इस पे मैंने आपसे बात करी है, लेकिन तो ये जो दिल लगाने वाला मामला है, ये भी ज़रा हमें डॉक्टर साहब क्लियर कर दें। अभी जो ये न थी हमारी, अब हामिद अली खान साहब ने एक जो बात की, अब ज़ाहिर है इनका एक, क्योंकि ये नकाद नहीं है, ये अदब से उस तरीके से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन इनका तो एक अपनी फील्ड है और उस फील्ड के अंदर इनके ख़ानदान ने एक नाम कमाया। न सिर्फ इन्होंने बल्कि इनके भाइयों ने भी, और इनके जो दादा थे, मतलब उस हिसाब, यानी जो बाप थे वो भी यहाँ बहुत बड़ी हस्ती थे वो भी, और उनके बारे में जो बातें हम सुनते रहते थे अमानत अली खान साहब से कि वो कितने बड़े गुलकार थे। अब अमानत अली खान हो गए या फ़तेह अली खान हो गए, उसके बाद ये चूँकि उनके भाइयों में से हैं, तो बेटा तो उनका असद जो था, असद अमानत, तो वो नहीं रहा। लेकिन ये इनका गज़ल के साथ, और अच्छा चूँकि क्लासिकल के लोग भी थे, और क्लासिकल के लोग आम तौर पर गज़ल की तरफ नहीं आते, ये बात ध्यान में रखिए। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने एक भी गज़ल नहीं गाई। वो गज़ल न गाने की वजह भी ये थी कि वो इसको गज़ल गायकी को एक अदना चीज़ समझते थे, और जब उनके भाई उस्ताद बरकत अली खान साहब ने रोटी रोजी की खातिर जब वो गज़ल गायकी की तरफ आए, उसमें भी उन्होंने थोड़ा सा अपनी इज्जत वो रखने के लिए कि बड़ा भाई ना डांटे, उन्होंने ठुमरी अंग में गाया। अच्छा, वो ठुमरी चूंकि क्लासिकल के अंदर वो शुमार होती है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने जब इनकी गज़लें सुनी उस्ताद बरकत अली खान की, तो उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने रोका भी कि तुमने ये क्या किया, तुम हमारा नाम को बटा लगा रहे हो। लेकिन जब किसी ने कहा कि गज़ल तो बहुत कमाल की गाई उन्होंने, तो उन्होंने बहुत अजीब सी दाद दी। उस्ताद थे, बड़े थे, उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने उसे सुना, बक्कू मुर्की अच्छी लगाता है। उसको बक्कू कहते थे, बरकत को, बरकत अली से बक्कू। हाँ। तो बक्कू मुर्की अच्छी लगाता है। अब ये सिर्फ वाहिद दाद है जो गज़ल गायकी वाले किसी आदमी को उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब की तरफ से मिली है। अब ये देखिए कि गज़ल गायकी की तरफ ये ख़ानदान आ गया। अमानत साहब ने बहुत सारी गज़लें गाई। हाँ। तो मुझे ये लगता है कि गज़ल गायकी से एक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। जी। दुनिया बदल गई है ना, जाहिर है। पहले तो लोग पैदा ही सुनने वाले होते थे। उस जमाने में राजा महाराजे थे, वो सुनते क्लासिकल थे, क्लासिकल सुनते थे, गज़ल सुनते ही नहीं थे। गज़ल वो सुनते ही नहीं थे, क्लासिकल ही गाया जाता था। और क्लासिकल के साथ जुड़कर इन लोगों का रहना, इन ख़ानदानों का जो बड़े बड़े ख़ानदान है और नामवर ख़ानदान है और रहती दुनिया तक इनका नाम रहेगा, इन लोगों का क्लासिकल के साथ जोड़कर मुश्किल हालात में रहना, ये भी दाद तलब है। बिल्कुल, कि बहुत मुश्किल हालात देखे, बहुत मुश्किल हालात देखे, लेकिन अपने अगर कोई चीप चीज गाते और वो हिट हो जाती, उनको पैसा तो मिल जाता, लेकिन वो जो एक नाम है, नमूद है, वो जो हिसाब है, वो गिर जाता। ये चीज। अच्छा, एक बात जो अभी आपने हामिद अली खान साहब से पूछी, इधर ही, क्योंकि आपका वो सवाल जो है वो मेरे पास अभी वो उधार है उसका जवाब देना, लेकिन गालिब का जो अमानत ने भी उनको गाया या फतेह ने भी उनको गाया, तो ये जो गाना है, मैं ये समझता हूँ कि गालिब अपनी गज़लों में अपनी जो गज़लें हैं वो इतने अच्छे कान रस थे गालिब। हाँ बिल्कुल, म्यूजिक को ऐसे कान रस थे वो कि उन्होंने खुद अपनी शायरी में ऐसे स्टेप्स दिए हैं कि मुझे गाने वाला इन स्टेप्स पर गाए, यूं गाएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो है, मैं जो समझता हूं कि मिर्ज़ा गालिब का जो कलाम है, मीर के मुकाबले, मीर अलग है। मिर्ज़ा गालिब को अच्छा गुलकार वही अच्छा गा सकेगा जो इसको स्टैंडिंग नोट्स पर गाएगा। स्टैंडिंग नोट्स पर अगर गाएगा तो मिर्ज़ा गालिब उसको अच्छा रिजल्ट देगा। कुछ लोगों ने,
गालिब को जैसे उस्ताद बरकत अली खान ने गाया, उन्होंने सुर को लिटा कर गाया, क्योंकि उनकी आवाज़ की जो क्वालिटी थी वो और थी। इधर जो है अमानत अली खान की जो थी ऊंचे, उसके अंदर यानी इस जोड़ी में जब ऊंचा वो सुर लगता था तो उस्ताद अमानत अली खान का होता था। अब बेस में फतेह होते थे इनके साथ, ठीक है। अब इस हिसाब से अगर आदमी देखे तो ये अमानत ने जो उनको स्टैंडिंग नोट्स पर गाया। अब ये जो गायकी का है कि गालिब खुद उनको हल्का हल्के इशारे देते हैं, गाने वाले को हल्के हल्के इशारे देते हैं, अगर उनको वो समझ लेते हैं तो उनको अच्छा गा जाएंगे।